गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं बीए थर्ड ईयर की इंडियन ज्योग्राफी की, और हम बात कर रहे थे सिंचाई परियोजनाओं की। सिंचाई का टॉपिक था हमारा। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत हमने देखा था कि कौन कौन सी लिफ्ट नहरें थी और किस किस क्षेत्र में वो विस्तृत थी। अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर में कुछ शाखाओं का निर्माण करवाया गया है। वो शाखाएं कौन कौन सी हैं, देखिए। लिफ्ट नहरों की बात की हमने, कुल 7 लिफ्ट नहरों की बात की। शाखाएं कितनी हैं? 9 शाखाएं। देखिए, राउतसर शाखा, कहां पर है राउतसर शाखा? ये है हनुमानगढ़। किस जिले में अवस्थित है? हनुमानगढ़ जिले में राउतसर शाखा अवस्थित है। फिर दूसरी जो शाखा है वो है सूरतगढ़ शाखा। ठीक है, ये है गंगानगर जिले में। इंदिरा गांधी नहर में दूसरी शाखा जो सूरतगढ़ है वो कहाँ पर है? गंगानगर में है। फिर आता है अनूपगढ़। अनूपगढ़ शाखा ये कहाँ है? ये भी गंगानगर में है। फिर आता है पूगल, ये बीकानेर, पूगल शाखा। फिर है दातौर, ये कहाँ है? ये भी बीकानेर में। पूगल और दातौर ये कहाँ है? बीकानेर में है। फिर आता है बिरसलपुर। बिरसलपुर ये कहाँ है? ये भी बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। और चौथी जो आती है वो भी कहाँ है? चारणवाला, ये कहाँ है? ये भी बीकानेर में। ठीक है, 7 हो गई। 8वीं की बात करेंगे। शहीद बिरबल शाखा कहाँ है? जैसलमेर में। और आगे हैं सागरमल गोपा, ये शाखा भी कहाँ है? जैसलमेर। ये कुल 9 शाखाएं हैं, और ये शाखाएं किस जिले में हैं ये भी हमने देखा है। कौन कौन से जिले में है, किस जिले में सर्वाधिक। अब देखिए, राजस्थान के अंतर्गत ये सारी की सारी शाखाएं हैं। तो हम देखेंगे राजस्थान की दृष्टि से किन किन क्षेत्रों में कहाँ पर किस प्रकार ये शाखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। तो जो पहली शाखा है ये इसका कौन सा किनारा हो गया? दायां, और ये हो गया बायां। अब देखिए किस साइड में शाखाएं पाई जाती है। सबसे पहली शाखा की बात करेंगे, राउतसर शाखा। ये शाखा कहाँ है? ये है राउतसर, ये शाखा बाईं साइड में। फिर सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये सूरतगढ़, ये आगे अनूपगढ़। ये सूरतगढ़ है, इसके नीचे अनूपगढ़ है। ये कहाँ पर है दोनों? ये दोनों गंगानगर।
ठीक है, आगे बात करते हैं। 4 शाखाएं हैं। कहाँ पर है 4 शाखाएं? बीकानेर में है। तो सबसे पहले पूगल, फिर दातौर, फिर बिरसलपुर और फिर चारणवाला। ठीक है, ये 4 शाखाएं कहाँ पर हैं? बीकानेर में। फिर आगे जैसलमेर की बात करते हैं। तो जैसलमेर में 2 शाखाएं हैं, शहीद बीरबल और ये सागरमल गोपा। ये शाखाएं कहाँ हैं दोनों? ये है जैसलमेर में। अब देखिए बाईं साइड में कितनी शाखा है? 1 शाखा है। और दाईं साइड में बात करेंगे कुल शाखा कितनी है? 8 शाखाएं हैं। टोटल कितनी शाखाएं होंगी? 9 शाखाएं। तो इस प्रकार से इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण करवाया गया है लिफ्ट नहरें और शाखाओं के माध्यम से। चलिए अब हम इसके सारांश की बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। क्या चीज़ स्पष्ट हुई है हमें इसके अध्ययन से, ये चीज़ हम देखेंगे। तो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके द्वारा सिंचाई व पेयजल की सुविधा IGNP के द्वारा क्या है? सिंचाई व पेयजल की सुविधा प्राप्त की जाती है। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से प्रमुख लाभान्वित क्षेत्र, इसकी बात करेंगे तो प्रमुख लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र है, या हम बात कर सकते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। किससे लाभान्वित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा लाभान्वित क्षेत्र है। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका जो सिंचाई का लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? सिंचाई का लक्ष्य क्या था इसका? इसके सिंचाई का लक्ष्य था 19 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में हम कहाँ तक पहुँचे हैं? वर्तमान में कितनी भूमि पर सिंचाई की जाती है इस परियोजना के माध्यम से? तो 16 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है वर्तमान में। ये इसका लक्ष्य हो गया। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल का जो प्रयोग किया जाता है वो कितना किया जाता है? कितने हम एकड़ फुट के अंतर्गत माप सकते हैं? तो देखिए इसके जल का प्रयोग 76 लाख एकड़ फुट प्रति वर्ष जल का प्रयोग करते हैं। किसके माध्यम से? इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से। ठीक है, और इसके अंतर्गत बात करेंगे सूरतगढ़ जो थर्मल पावर है यहाँ पर, इसके आसपास जो विद्युत प्लांट हैं, थर्मल पावर है, उसमें जो जल की प्राप्ति है वो किससे होती हैं? IGNP के माध्यम से होती है। ठीक है, ये भी इसके विकास कार्य में सहायक। अब हम देखेंगे
कि जो फसलों का उत्पादन है सिंचाई के माध्यम से, तो 40 लाख टन क्या है, खाद्यान्न व चारा। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं 2 लाख टन कपास और अन्य फलों व सब्जियों की बात करते हैं। तो ये जो फसली वितरण है जिसकी हमने बात की है कि प्रति वर्ष 40 लाख टन खाद्यान्न व चारा, 2 लाख टन कपास और अन्य फसलें, फल, सब्जियां आदि का उत्पादन किसके माध्यम से होने लगा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से होने लगा है। और इससे क्या है, इससे बात करेंगे तो लगभग 30 लाख लोगों को इस नहर परियोजना के माध्यम से क्या मिला है, रोजगार मिला है। क्या मिला है, रोजगार मिला है। तो रोजगार के साधन भी बेहतर होने लगे इसके साथ साथ में। और पेयजल की जो समस्या थी, वो पेयजल की समस्या का धीरे धीरे क्या होने लगा, समाधान होने लगा है। और पशुपालन तथा बागवानी, ये भी क्या है, बेहतर होते चले गए हैं। पशुपालन व बागवानी की बात करेंगे तो इनमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। दूसरी बात करें हम कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर मरुस्थल है। इस मरुस्थल के प्रसार पर क्या लगी है, रोक लगी है। किसके माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से लगी है, और वो सिंचाई IGNP के द्वारा की गई है। इससे क्या है, ये सारे के सारे तथ्य देखते हैं तो इस क्षेत्र का जो विकास है, वो विकास हमें कैसे, तेज गति से प्रतीत होगा। इसका जो इस ऐसे अगर तथ्य है, धीरे धीरे इनमें वृद्धि होती गई, मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगती गई, तो क्या होगा, इस क्षेत्र का विकास तेज गति से होगा। और इसके साथ साथ में क्या है, पर्यावरण में जो संतुलन है, वो संतुलन भी क्या रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से। अब हम आगे एक परियोजना की और बात करेंगे जो चंबल से रिलेटेड है। चंबल नदी घाटी जो परियोजना है उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी घाटी परियोजना की हम बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, ये चीज़ देखेंगे हम। चंबल नदी का जो उद्गम माना जाता है वो यहाँ, ये क्षेत्र है आपका, कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है महू जिला, और महू जिले के अंतर्गत एक पहाड़ी है जानापाव पहाड़ी। इस पहाड़ी से लगभग 845 मीटर की ऊंचाई से कौन सी नदी निकल रही है, चंबल नदी निकल रही है। तो यहाँ से ये चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। फिर ये क्या करती है, ये राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में कुछ दूरी पर बहते हुए फिर ये यूपी में जाती है, और यूपी में आगे किससे मिल जाती है,
यूपी में मिल जाती है ये यमुना से। किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। और यमुना फिर कहाँ मिलती है? आगे गंगा में मिलती है। तो ये जो नदी है ये किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना की सहायक नदी हो गई। अब देखिए, ये जो नदी बह रही है, इस नदी का जो अधिकांश भाग है वो अधिकांश भाग या तो राजस्थान की बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। इन दोनों क्षेत्रों में इसका अधिकांश भाग स्पष्ट होता है। थोड़ा सा भाग कहाँ है? यूपी में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। ये हमने अभी बात की है। ठीक है। अब देखिए, ये नदी क्या है? प्राकृतिक संसाधनों से क्या है? परिपूर्ण है। परिपूर्ण होने के बावजूद भी क्या है? इसमें बड़े बड़े खड्डे हैं, जिसके कारण क्या आती है? जिसके कारण इस क्षेत्र में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण? बड़े बड़े इसमें क्या है? महाखड्ड। और महाखड्ड होने के कारण क्या है? बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इस कारण क्या है? ये जो बाढ़ आती है, इस बाढ़ के कारण क्या है? इसके आसपास का क्षेत्र क्या है? विकसित नहीं हो सका। ये क्षेत्र क्या है? अविकसित क्षेत्र के रूप में स्पष्ट होना शुरू हो गया। किस क्षेत्र में? अविकसित क्षेत्र। जिसके कारण क्या है? इस क्षेत्र के विकास और विभिन्न उद्देश्यों पर फोकस डाला गया और विकास के आधार पर देखा गया कि यहाँ पर इस नदी पर क्या है? हमें एक परियोजना बनाई जानी चाहिए, जिसके कारण क्या है? इस क्षेत्र का जो अविकसित क्षेत्र है वो किस में तब्दील हो जाए? विकसित क्षेत्र में तब्दील हो जाए। तो विकसित क्षेत्र के लिए इस पर क्या है? इनके उद्देश्यों पर जोर डाला गया और उसके अंतर्गत हमने ये कहा कि हमें एक परियोजना का निर्माण करना चाहिए। तो चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, इसका निर्माण कब किया गया? फिर 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में किया गया। और 1953 से इसकी शुरुआत हुई और इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? 1970 में लगभग ये पूर्ण हो चुकी थी। और ये जो परियोजना बनाई गई, ये परियोजना 2 राज्यों की परियोजना बनाएगी। कौन कौन से राज्य? क्योंकि अधिकांश भाग कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। इसलिए क्या है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये बनाई गई हैं और 50% हिस्सेदारी राजस्थान की रखी गई और 50% हिस्सेदारी कहाँ रखी गई? मध्य प्रदेश की रखी गई। 50% हिस्सेदारी किसके अंतर्गत? परियोजना के अंतर्गत। हिस्सेदारी रखने के बाद में क्या है? इस योजना का कार्यान्वयन किया गया और इस योजना का जो कार्यान्वयन किया गया वो किया गया 3 चरणों में। और वो 3 चरण जिनमें चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया, उनमें क्या चीज़ बनाई गई ऐसी? उनमें देखिए, बांधों का निर्माण किया गया। जैसे हमने कई बार पढ़ा है, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बांध, जिसको कोटा बैराज कहते हैं, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध। तो ये जो जितने भी बांध मैंने बताए अभी, ये सारे के सारे बांध किस पर हैं? ये चंबल नदी पर है। और इस चंबल नदी का जो ये स्वरूप था, बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसके निराकरण के लिए इन बांधों का निर्माण करवाया गया। और इन बांधों से क्या है? फिर धीरे धीरे नहरों का निर्माण हुआ और सिंचाई परियोजनाएं शुरू हो गई, सिंचाई होनी शुरू हो गई, भूमि को सिंचित करना कार्य शुरू हो गया। पेयजल की समस्या का सामना भी करना पड़ता था, तो उनका भी निराकरण होना धीरे धीरे शुरू हो गया। तो जो चरण थे, कुल 3 चरणों की बात कर रहे थे हम, इन 3 चरणों का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने देखा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कंप्लीट किया, जिसमें हमने बात की थी शाखाओं के बारे में। कुल 9 शाखाएं थी, उन 9 शाखाओं को हमने देख लिया था। फिर इसके वितरण पर, निष्कर्ष पर बात की थी इंदिरा गांधी नहर के, कि किस प्रकार से हमें विकास के कार्यों में सहायता प्रदान कर रही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसकी हमने बात की। और फिर हमने शुरू की है चंबल नदी। चंबल नदी का हमने सामान्य आधार देख लिया है। अब हम नेक्स्ट जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे चरणों के बारे में, कि कितने चरणों में इसका निर्माण हुआ है। 3 चरणों में, और कौन कौन से कार्य इसमें संपन्न हुए।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।